अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। एज वी स्पीक नवाज शरीफ साहब की मुलाकात जारी है बलूचिस्तान के अंदर, और जैसे आपको इब्तदाई से अंदाज़ा हो गया होगा, सवाल बार बार बाप के ऊपर आ रहा है। और बाप आपको पता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसको एक पॉलिटिकल वेदरकॉक समझा जाता है कि जिस तरफ बाप चला जाए, जिस तरफ MQM चली जाए, जिस तरफ GDA चली जाए, तो फिर इसका मतलब होता है कि कुछ फैसले हो गए हैं कि ये अब पार्टी को सपोर्ट करेगी, इस्टेब्लिशमेंट या व्हाटएवर, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन तारीख कुछ और बताती है। बड़ी जालिम चीज़ है टेलीविज़न और आजकल का मीडिया, क्योंकि आपकी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। और हमने देखा कि इसी बाप के बारे में क्या क्या माजी में किसने क्या कहा, वो भी अभी हम बात करेंगे। पहले लोगों ने बात की कि जी PMLN अपने वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए से हट गई, और फिर कुछ चीज़ें तय हो के मियाँ साहब की वापसी पे सवाल उठाए गए। ख़ास तौर पे जो ऑप्टिक्स थे उनके आने के, उस पे उन शक व शुबहात को ज़्यादा तक़वियत मिली। राइट या रॉन्ग हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक परसेप्शन इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, उस पर मिला। उसके बाद आते ही फिर जब उनकी पहली मुलाकात हुई पार्टीज़ के अंदर, तो वो MQM से हुई, और साथ ही MQM ने अनाउंस कर दिया कि हम शीट एडजस्टमेंट के फॉर्मूले पे काम करेंगे। फिर हमने सुना कि JU आए, खैर वो एक्सपेक्टेड था लेकिन लेट उनसे बात हुई। फिर जनाब बाप का सीन शुरू हो गया, और मियाँ साहब का पहला ट्रैवल लाहौर से बाहर आने के बाद सीधा कोयटा का, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट अहमियत का है। क्या चीज़ें तय हो गई हैं? क्या जो हमें नज़र आ रहा है एक रोड मैप या ब्लूप्रिंट लोग इसको कह रहे हैं, क्या बिल्कुल वाज़े हो गया है कि अब सिर्फ एक इलेक्शन के मोशंस हैं और उसके बाद एक पॉलिटिकल जो सेटअप नज़र आ रहा है, क्या अब आज के बाद उस पर कोई शक व शुबहात रह जाएंगे? क्योंकि आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम एक काफ़ी बड़ी तादाद में 9 से तकरीबन 12-13 बड़े नाम, और उसमें से मेजॉरिटी बाप पार्टी के हैं और दूसरे भी जो कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं वो ज्वाइन करेंगे, और शायद हो सकता है हमारे प्रोग्राम के दरमियान में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ जाए। लेकिन ये आज का स्टेटस है, इस पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, बहुत शुक्रिया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फ़ाद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू फ़ाद। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। लेकिन इस शुरू करने से पहले हम कुछ नहीं कहते, सिर्फ मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि ये PMLN के अपने अल्फाज क्या थे, क्योंकि सबको अल्फाज दसते हैं। इमरान खान साहब आपको याद है, वो कहते थे अल्लाह रहम करे मैं कभी शेख रशीद ना बनूँ, फिर शेख रशीद उनके इंटीरियर मिनिस्टर बने। परवेज़ इलाही को वो पंजाब का डाकू कहते थे, आज वो उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह और भी बड़ी लंबी लिस्ट थी। ये लोग PMLN वाले सारे, ये बिल्कुल बाप के ऊपर उनके ख्यालात थे। और अभी आपने बिलावल भुट्टो साहब के शॉर्ट सुने, जहाँ उन्होंने कहा कि हमें वोट लेने पे बाप से PDM से निकाल दिया गया। अब उसी बाप के तो आप लोग भी उठा रहे हैं। मगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा। शेम शेम शेम। उन्होंने कहा अगर ओहदा चाहिए था, आपको याद है चेयरमैन सेनेट की बारी सारा झगड़ा हुआ था, तो नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। आज तो नवाज शरीफ खुद बाप के लोग लेने पहुंच गए हैं वहाँ पे। क्या देखते हैं, क्या ये इज़ इट एन इशू ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस? क्या हम इसको ज़बरदस्ती एक बहस बना रहे हैं, या पाकिस्तान की सियासत में कोई एथिक्स या मोरालिटी नाम की चीज़ रह गई है? मालिक, इस पर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बाप रे बाप। ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का तरीक़ाकार है, कुछ शर्मिंदगी भी नहीं होती। कहीं ना कहीं आप ये तो कहते हैं ना कि जो माजी में जो कुछ हुआ वो क्या था, आपकी जो पोजीशन थी वो कैसी पोजीशन थी, आज पोजीशन अगर तब्दील हुई है तो क्यों हुई है। कहीं ना कहीं कोई रिग्रेट तो नज़र आना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई एक्सक्यूज़ तो पता चलना चाहिए। ये तो आज मैं अगर नवाज शरीफ साहब से ये बोलूँ कि उस वक्त क्या पोजीशन थी, और सिर्फ उनसे ही नहीं, ये बाप वालों से भी पूछना चाहिए कि आप कल किसके कहने पर PMLN छोड़ के गए थे और आज किसके कहने पर PMLN में दोबारा वापस आ रहे हैं। ये सवाल फ़तेह मोहम्मद हसनी से भी पूछना चाहिए। ये सवाल उन सारे लोगों से पूछना चाहिए जो आज मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे हैं कि कल क्या था, कल की क्या पोजीशन थी और आज की पोजीशन क्यों तब्दील हो गई। और फिर यही सवाल मुस्लिम लीग नून से भी करना चाहिए। ये सवाल उन सारे लोगों से करना चाहिए जो वफादारियां इस तरह तब्दील करते हैं जिस तरह लोग कपड़े तब्दील नहीं करते हैं। इतनी तेज़ी से वफादारियां तब्दील होती हैं इस मुल्क में कि समझ में नहीं आता। एक अगर आप मैं लीडर्स के नाम बताऊं,
कि एक आज इस पार्टी के तर्जुमान हैं, कल इस पार्टी के तर्जुमान हैं, परसों उस पार्टी के तर्जुमान हैं। ये आप फयाजुल हसन चौहान को उठा लें, आप फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को उठा लें, आप और कि कितनी पार्टियों के तर्जुमान बनते रहेंगे आप, और कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है इन चीज़ों पर। आप ठीक है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन रही है, बन जाएगी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। पॉलिटिकल स्टैंडिंग किधर है, फिर पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी किधर जाएगी उसमें? आज बिलावल भुट्टो ये सवाल तो कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, लेकिन बिलावल भुट्टो तो बताएं कि कल बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बनी थी वो क्या थी? सेनेट में 64 वोट के बावजूद हासिल बिजिंजो क्यों हार गया? इस सवाल का जवाब मुस्लिम लीग नून को पूछना चाहिए, इस सवाल का जवाब पीपल्स पार्टी से पूछना चाहिए, इस सवाल का जवाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहिए। मतलब आप कब तक ये खेल तमाशा करते रहेंगे? फिर आप कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, फिर आप कहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आता, फिर आप कहते हैं कि मुल्क में माशी इस्तेकाम नहीं आता। कैसे आएगा? जब ये सारी ड्रामेबाजी चलती रहेगी, जब ये ड्रामे चलते रहेंगे, तो कहां से पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा? मेरे ख्याल में हो सकता है कि कल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाए। मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम एक स्मूथ इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, एक स्मूथ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं। इस पे आता हूँ मैं इस पे आता हूँ। भट्टी साहब, मुझे ये बताएं, मैं कल सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का गुफ्तगू सुन रहा था मेहर अब्बासी से उनके शो में, तो उन्होंने पूरी एक तारीख बताई कि मेरे दादा से लेके हमारा पूरा ख़ानदान हमेशा मुस्लिम लीग में रहा और हमारे से गलती हो गई, हम तो वापस अपनी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये इस तरह के बयानात तो सबके होते हैं, कोई ना कोई। जब इन्होंने 4 पार्टीज़ बदली हों, वो आपको याद है खेतरान साहब तो माशाल्लाह 3-4 पार्टीज़ बदल चुके हुए हैं। इस तरह जब सारा होता है, कोई दरमियाने साइज़ की पार्टी को बिल्डअप किया जाए या छोटे ग्रुप को, PMLN तो जेन्युइनली एक बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी जमात है, और ये और PTI ही 2 मेन सबसे बड़ी जमातें हैं। इनको इतनी जल्दी ज़रूरत क्या पड़ गई कि पहले जाके लॉक करें MQM को और फिर जाके लॉक करें इसको? क्या ये सीट्स को लॉक करना मकसद है इस दौरे का सब कुछ, या इस तासुर को तक़वियत देना है कि जी हमें अब फुल सपोर्ट है निज़ाम की, और ये लोग जब हमारे साथ आ जाएंगे तो एक क्लियर मैसेज जाएगा सबको कि भैया इनसे अब लड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि इनको निज़ाम सपोर्ट कर रहा है? जिस तरह जनरल बाजवा साहब मैसेजेस देते थे इमरान खान की सपोर्ट के, तो ये दोनों में से ज़्यादा बड़ा मैसेज क्या है कि इनको वो पार्टी के बलूचिस्तान में चीज़ें लॉक करें कि ये तासुर और तक़वियत पाए कि ये अब चोज़न है, द सेलेक्टेड फ्यू, जिनके आगे अब कोई नहीं खड़ा हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि दूसरा, मज़हर अब्बास साहब ने कहा इतनी पार्टियां लोग बता रहे जितने कपड़े भी हम जल्दी नहीं बोलते। नहीं, हम कपड़े बोलते कि कपड़ा मैला हो जाए, गंदा हो जाए, साफ शफाफ पहने। साफ शफाफ कपड़ा पहनने के लिए बदलते हैं। बदकिस्मती है, यही बदबूज़दा ये पार्टी है, उन्हीं गंदे लोगों को साथ मिलाने की कोशिश करती है जिन्हें खुद मादी में गंदा कहते नहीं है। हरगिज़ हम नहीं कहते किसी भी जमात को, सब काबिल एहतराम है। वो मरियम साहिबा का आपने साथ चलाया। गुजारिश ही है, मेरी इतला जो है, लोगों का ख्याल था कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाएंगे तो वोट बैंक में इजाफा होगा। नहायत अहम ज़राए 100% दोबारा जब नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद सर्वे करवाया गया, जो भी वो 4 से 5% PTI की मकबूलियत में इजाफा हो गया। और एक मीटिंग हुई मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, जिनसे पहले शहबाज शरीफ जब आए थे 1 दिन बाद गए, उन्होंने कहा जी तुम्हारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये पूरे अरबों रुपए लगा के इलेक्शन कराए, आप तो कह रहे थे हमारा वोट बैंक है। फिर 180 मोहतरम नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेकर गए। पहले कोई 9 या 10 लोगों की हुई मीटिंग, फिर वो 40 लोगों पर हो गई। उसमें कहा गया जी हम इलेक्शन किसी सूरत नहीं जीत सकते मौजूदा हालात में। फिर जिसे लंदन प्लान कहा जाता है, उनको मैसेज दिया गया, शर्त रखी गई कि मेहरबानी करें वरना वो चीज़ें आप देखेंगे जो आप देख नहीं सकेंगे, PTI को इलेक्शन में नहीं आना चाहिए।
तहरीक इंसाफ को, ख्वाहिश है सियासतदानों की आपस में, मैं ये बात क्लियर करता चलूं। फिर उन्हें कहा गया भाई आपकी वाकई ही वोट बैंक नहीं है तो ऐसा है कि ये आप बाकी सारी जमातों को बुलाए। उसके बाद आपको याद होगा हर बंदा पहले 90 शहरा जाता था मदर साहब के शहर में, पहली दफा 90 शहरा वाले इधर आए। परवेज लाई की जब हुकूमत थी तब भी वो लाहौर में आए थे। फिर बाप को कहा गया बाप ये बाप है, बाप को बाप नहीं कहा ना, मैंने तो नहीं ना कहा। तो जब उन्होंने देखा अवामी मकबूलियत नहीं है, इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं है, अगर पीटीआई को जो इलेक्शन में जाने नहीं दिया जाता मैक्सिमम 15 से 18% टर्नआउट होगा। फिर इसी के लिए इस्तेकाम पार्टी में लोग भेजे जा रहे हैं, परवेज खटक साहब में बनाने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है बादिउल नज़र में हालात की मुनासबत से कि शायद तरीके इंसाफ को इलेक्शन में ना जाने दिया जाए। तो ये नवाज शरीफ जो मर्जी कर ले, 35 से 40 सीटों से ज़्यादा पंजाब में मिल ही नहीं रही इनकी मैक्सिमम। तो अब मेरा ख्याल है मजबूरी है, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाइट से बुलाया, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की, मोहतरम मरीम नवाज साहब की, ख्वाजा आसफ साहब की, कि जनाब हम तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये तो टर्न आउट ही नहीं होगा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आएंगे। पाकिस्तान में तो खैर ये लाइनें लगवा के कर देंगे, आपको फ़ोन आएगा, मुझे फ़ोन आएगा, या एक ही लाइन सब में आएगी, वो चल जाएगी, तो इलेक्शन तो होगा नहीं। अब ज़रूरत है जो इलेक्शन होती है, अगर तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग दिया तो मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकती। लिहाजा अगर सिलेक्शन होता है तो फिर जिस तरह 2022 में हुआ था वैसी हुकूमत बनेगी, 15-20 जमातें होंगी। पंजाब में देखें ना, एक वोट बैंक हकीकत है तरीके इंसाफ का 70%, दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग, इस्तेकाम पार्टी 5 नहीं 2 सीटें भी नहीं ले सकती अगर मेरिट पे इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है। हाँ, पीटीआई के बाद सच है नून लीग का वोट बैंक है, वो यकीनन कम हुआ है, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है। बाकी तो इस्तेकाम पार्टी के तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। फर्क 2 चीज़ें, एक तो एक्सपेक्ट ये किया जाता है, ख्याल था बहुत से लोगों का, ऑब्जर्वर्स का, कि मियाँ साहब आएंगे तो एक इलेक्शन कैंपेन ट्रेल हिट करेंगे। उन्होंने एक ही जलसा किया अपना, और जलसे करेंगे, मोमेंटम बनेंगे, और साथ पैरेलल ट्रैक के ऊपर ये अलायंसेस बनाने की भी, इत्तेहाद बनाने की बातें होंगी। हम देख रहे हैं कि कार्ड, वो हॉर्स बिफोर द कार्ड की बजाय कार्ड बिफोर द हॉर्स वाली बात शुरू हो गई है कि पहले पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं और अभी इलेक्शन कैंपेन उस तरह हमें नज़र नहीं आ रही। क्या वाकई ये वो वजह है कि जिसमें जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ पे वो सपोर्ट नज़र नहीं आ रही, तो पहले वो पावर ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक ये। और दूसरा सवाल ये है कि हमने माजी में देखा बाप को एज ए पार्टी इस्तेमाल हुई, इधर जुड़ गई फिर हट गई। अब बाप को डेसिमेट उसको भी किया, उसमें से लोग निकल के ज्वाइन कर रहे हैं PMLN को। तो अब वी हैव गॉन 1 स्टेप फर्दर, सिर्फ बाप का वोट नहीं आया, बाप के बंदे ही मुस्लिम लीग में आ रहे हैं। तो ये दिस एक्स्ट्रा स्टेप, इसको आप क्या देखते हैं? ये ओवरकिल है या वाकई सिचुएशन इतनी पैरेलस है या डाइसी है कि कोई किसी के संग चांस लेने पे तैयार नहीं है? शुक्रिया मालिक। देखिए, मेरे ख्याल में ये मामलात इतने पेचीदा नहीं हैं। मुझे तो ये बड़ा एक सिंपल सा, सादा सा एक पार्ट टू पावर नज़र आ रहा है। पहली बात देखिए, मैं 3 नुक्ते आपके सामने रखूँगा। पहला नुक्ता तो ये कि इस वक्त कोई डाउट नहीं है कि अगली गवर्नमेंट कौन बना रहा है। इस वक्त आज से महीने बाद कुछ और सूरत हाल तब्दील हो जाए तो कुछ हम नहीं कह सकते। आरिफ हमीद भट्टी साहब की बात में बड़े गौर से सुन रहा था और मैं उनसे डिसएग्री नहीं करता। जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है वो बहुत हद तक वही है जो वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में कब हुआ है कि रियलिटी ऑन द ग्राउंड जो है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करे मुकम्मल तौर पर रियलिटी ऑफ द बैलेट बॉक्स? ये ना कभी माजी में मुकम्मल तौर पर हुआ है और ना ही ये अब आने वाले दिनों में होने जा रहा है। तो हमें इस पर हैरान नहीं होना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है। पॉइंट नंबर 2, देखिए PMLN का पार्ट टू पावर जो है वो इन मीटिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ये नुक्ता मैं री एम्फसाइज करना चाहूँगा मालिक साहब। ये जो मीटिंग्स हो रही हैं कराची में, सिंध में,
या बलूचिस्तान में, ये एक रियलिटी को वैलिडेट किया जा रहा है। इनके इन मीटिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि ये ब्लॉक्स बनने या नहीं बनने, ये ब्लॉक्स बनने हैं। अब उस रियलिटी को एक बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल कवर दिया जा रहा है। और पॉइंट नंबर 3 मेरा ये है मालिक साहब कि ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए अगर आज आपको इलेक्शन कैंपेन नज़र नहीं आ रही तो उसकी वजह वही है जो मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में कहा था कि पहला स्टेज था मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, दूसरा स्टेज है कि वो जो पार्ट टू पावर है उसको क्लियर करने के लिए ब्लॉक्स बनाने। जब वो बन जाएंगे तो स्टेज नंबर 3 होगा आखिरी 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में इलेक्शन कैंपेन, जो कि उस रियलिटी को जो पहले से डिसाइड हो चुकी है एक तरीके से एक शक्ल देगी और कैंपेन के नतीजे में फिर जो है वो एक नई हुकूमत मार्ज़ वजूद में आएगी। तो आप कह रहे हैं ये तो डिसाइड हो गया हुआ है कि वही गवर्नमेंट बनाएंगे, आप सिंपली उसके चीज़ों को दे आर बीइंग पुट इन प्लेस, सिर्फ वो मिसिंग द ब्लैंक्स उसको कर रहे हैं। लेकिन मज़र मुझे एक बात बताएं, ये जो पार्टी टूट रही है, जो लोगों को शामिल करवाया जा रहा है इसके अंदर PMLN के अंदर, ये क्या मियाँ साहब की डिमांड हो सकती है? क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब तक ये ब्लॉक्स इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये किसी भी वक्त दाएं से बाएं हो सकते हैं, बाएं से दाएं, तो पहले उनको पार्टी फोल्ड में ले आओ ताकि उनके लिए टूटना या करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जो लॉज हैं फिर वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा MNA, वो फिर फारिग भी हो जाएगा। लेकिन अगर एज ए पार्टी वो अपनी सपोर्ट हटाए तो वो और चीज़ है। लेकिन अगर मेंबर ऑफ PMLN अगेंस्ट वोट करे किसी वजह से तो फिर उसका नतीजा और है। आपके ख्याल में क्या ये मियाँ साहब का ये काउंटर डिमांड होगा? मेरा ख्याल है क्योंकि जो 2018 में जो कुछ हुआ, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून से निकलकर ये लोग बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी थी। ये कोई अलग से लोग नहीं आए थे, ये सब सारे के सारे लोग जो है वो मोर और लेस मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। तो मियाँ साहब गालिबन यही चाहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून में वापस आए, मुस्लिम लीग नून वापस रिवाइव हो। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि जो दूसरी पार्टियों के लोग शामिल हो रहे हैं, यानी जो पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, और दूसरे ग्रुप शामिल हो रहे हैं, गालिबन जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है या नेशनल पार्टी है, वो तो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेंगे, वो तो अलायंस का हिस्सा होंगे, वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। लेकिन वो बाप को ज़रूर मियाँ साहब चाहते हैं कि बाप जो है वो फिर बाप ख़त्म हो जाए और मुस्लिम लीग नून ही बलूचिस्तान की मेन रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बनकर उभरे। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर हो सकता है कि इसमें दो राय हों, और यकीनन हैं दो राय इसके अंदर, कि हमें अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी चाहिए या हमें मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन जाना चाहिए। सिंध में मामला उतने कामयाब नहीं रहे जितने जो है यहाँ आए थे ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह। अगर आप देखें तो उसके बाद भी GDA के बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में चले गए। माफ़ कीजिएगा, MQM खुद एक वीकर पोजीशन पर खड़ी हुई है। MQM के लिए इस वक्त तो सबसे बड़ा टास्क ये है कि MQM का जो लोग निकल कर गए हैं वो MQM में वापस आते हैं या नहीं आते हैं। तो MQM किस हद तक जो अर्बन वोट है, जो उर्दू स्पीकिंग वोट है, वो किस हद तक MQM के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि अभी हमें देखना है अगेन, अगर PTI बिल्कुल ही मैदान में नहीं होती कराची या हैदराबाद में, तो वो जो वोट है वो कहाँ जाएगा? वो वोट घर पे बैठेगा, वो वोट क्या करेगा? क्योंकि ये वो वोट है जो निकल कर गया है, MQM से भी निकल के PTI में गया है, कुछ दीगर जमातों से निकल के भी PTI में गया है। फिर एक फैक्टर जो सिंध में और अर्बन सिंध में है वो तहरीक लब्बैक का है। तहरीक लब्बैक का वोटर भी MQM से निकल के तहरीक लब्बैक में गया है। तो MQM की इस वक्त पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून को कोई बैकअप सपोर्ट दे सके। MQM का तो इस वक्त क्राइसिस ये कि MQM खुद कितनी सीटें जीत पाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो टारगेट कर रही है वो सिंध के अंदर, कराची के अंदर 8 से 10 सीटें टारगेट कर रही है। अगर वो 8 से 10 सीटें टारगेट कर जाते हैं तो बाकी रह जाती हैं 10 से 12 सीटें। उसमें जाहिर है उसमें कुछ दीगर सियासी जमातें भी हैं, तो उसमें MQM को कितनी उसमें सीटें मिलती हैं। और अगर PTI किसी ना किसी शक्ल में आ जाती है
फिर तो मुझे एमक्यूएम की सूरत हाल 2018 से भी ज़्यादा बुरी नज़र आ रही है। और इस वक्त पार्टी के अंदर भी एक बहुत डिबेट है, पार्टी के अंदर भी एक रिफ्ट नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को अंदरूने सिंध भी जो जीडीए वगैरह की शक्ल में है उसमें कोई ख़ास उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि जीडीए भी एक क्राइसिस में खड़ी हुई है। मेन उनके जो प्लेयर्स हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं वो पीपल्स पार्टी में चले गए, बहुत कम लोग रह गए। तो यहाँ नून लीग के लिए मेरा ख्याल है सिंध में, और शायद इसी वजह से नवाज शरीफ साहब सिंध में आते हुए उन्होंने अभी थोड़ा सा डिले किया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बलूचिस्तान में तो उन्हें जिस तरह से भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, जैसे मज़हर का ख्याल ये है कि अगर उनको भी जो मेरा एक अंदाज़ा था कि शायद ये मियाँ साहब ही की डिमांड हो कि नहीं मुझे अपने लोग वापस अपनी जमात में चाहिए, तो क्या सिचुएशन अब ये लग रही है कि इस वक्त ड्राइविंग सीट मियाँ साहब के पास है, क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट्स ने वजह से इमरान खान फारिग हो गए, फिर दूसरी की वजह से वो अपनी साइडलाइन हुए हुए हैं, बाकी मुसीबतें हैं, तो अब मियाँ साहब मजबूरी बन गए हैं और मियाँ साहब एक ड्राइविंग सीट में हैं, बिकॉज अब पंजाब के अंदर किसी ने डिलीवर करना है अगेंस्ट पीटे तो वही हैं। तो क्या अब मियाँ साहब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स, कि बलूचिस्तान में भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें हों और बाकी जगह भी, तो क्या मियाँ साहब अब ड्राइविंग सीट में हैं पावर गेम में? एहतराम के साथ मियाँ साहब ड्राइविंग सीट पे है ही नहीं। मियाँ साहब के पास स्टीयरिंग है ही नहीं, वो तो लिफ्ट लेके बैठे हैं। उसमें मियाँ साहब का ये कमाल नहीं हो रहा। जैसे आपने कहा कि गालिबान एक एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी, लेकिन वही एस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम की हुकूमत बनवाई। चलो मौजूदा हालात पे आजकल रहने दे, मौसम अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कि ये जो बलोच जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून, मेरी अपनी राय है कि हर हाल में पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाएगी। ये राय है, फैसला तो मैं नहीं कर सकता। ये इमरान नवाज शरीफ साहब को क्यों भेजा गया? ये सुकड़ के सिर्फ पंजाब के चंद शहरों में रह गई थी। अब आपने एक चाहिए कि चारों सूबों में हो, चारों सूबों में जो मर्जी कर लें। नवाज शरीफ अगर बाप पार्टी को ना मिलाए तो बलूचिस्तान में सीटें नहीं ले सकते, एमक्यूएम को ना मिलाएं तो सीटें नामुमकिन ना ले सके, नामुमकिन। अंदरूने सिंध तो छोड़ दे, एक आधी बड़ी मारा कराची में होगी, और केपीके में भी उनके हालात पतले हैं। 2013 से मेरी राय में इस वक्त से मुस्लिम लीग बहुत मजबूत थी, अब बहुत वीक पोजीशन पे चले गई है। तो एक नेशनल पार्टी का रूप देने के लिए बाप को भी हुक्म दिया गया कि बाप ने कि जनाब शामिल हो, एमक्यूएम को भी दिया गया और जीडीए को भी दिया गया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्या डू यू थिंक नवाज शरीफ नहीं मजबूरी, इमरान खान गैर जरूरी है, इमरान खान को नहीं आने देना? ये गलत फहमी है लोगों की कि नवाज शरीफ मजबूरी है। मैटर ही नहीं करते नवाज शरीफ, कंसीडर ही नहीं है। लेकिन इमरान खान को रोकने के लिए आपके पास और ऑप्शन कोई नहीं रही। देखिए, दो सूरतें हैं। फहाद साहब भी बैठे हैं, क्या एक तरीके इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी और लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिलेगी? उस सूरत में नतीजा कुछ और होगा। अगर उनका जो बंदा एक कैंडिडेट बनता है उसको उठा लिया जाता है, वो कहता है मैंने टिकट ही नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन उसके कैंसिल कर देता है। उसकी मेरी इतला है कि पंजाब में एक मीटिंग हुई, अब गली मोहल्लों की लिस्ट बन गई है। अगर किसी ना किसी तरीके से अगर कैंडिडेट चंद खड़े होते हैं तो वार्ड लेवल पे मालिक साहब, मैं क्योंकि थोड़ा सा इलेक्शन बहुत की है, उस हद तक लिस्ट है कि किसी को दफ्तर नहीं खोलने देना, उनको उठा लेना है। आप मुझे तीनों बताएं, पूरे पाकिस्तान में यहां तो तरीके इंसाफ के वर्कर कारकुन लीडर खत्म हो गए हैं, यहां बताएं एक जगह उन्होंने कोई वर्कर मीटिंग की हो और उससे पहले पुलिस ना पहुंची हो, और पुलिस से पहले एक तो उसकी जलसे गाह को ना उठाया और दूसरा उसके घर में तोड़ फोड़ ना की हो। एक मिसाल दे दें तीनों। मैं जरा पहले नवाज शरीफ का लेटेस्ट ये 2-3 चीज़ें तय कर लूँ, फिर हम इधर भी आते हैं। भट्टी साहब, फाद मुझे एक चीज़ बताएं, पिछले दिनों जितनी स्पीचेस हुई बिलावल भुट्टो साहब की,
वो बड़े लाइट हार्टेड मूड में होते थे और बड़े सार्कास्टिकली, बड़ा तंजिया भी बड़ी बातें करते थे। आज जब बॉडी लैंग्वेज उनकी नज़र आ रही थी, मुझे लग रहा था बहुत गुस्से में है जब वो बोल रहे थे। इट वॉज वेरी ग्रिम, वेरी फर्म, और लग रहा था बहुत गुस्से में है। क्या पीपल्स पार्टी को, डिस्पाइट वो जो मर्जी कहें कि सरप्राइजेज होंगे, इलेक्शन होंगे, फलान चीज़ होगी, क्या पीपल्स पार्टी को रियलाइज़ हो गया आज के बाद कि गेम बिल्कुल उनके हाथ से निकल गई है और कल को मैक्स अगर उनके हिस्से में कुछ आएगा तो शायद कोalition पार्टनर का रोल आ जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है? क्या ये रियलाइजेशन आज पीपल्स पार्टी को क्लियर हो गई है बलूचिस्तान डेवलपमेंट्स के बाद? देखिए, मेरे ख्याल में ये चीज़ अगर क्लियर हो भी गई है तो उससे जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है उस पर इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी जो है वो एक रैशनल प्लेयर है। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त जो सियासी माहौल है वो क्या है और उसमें उनके पास कितनी स्पेस है एक स्पॉइलर का रोल अदा करने के लिए, और वो स्पेस ज़्यादा नहीं है। क्योंकि देखिए मालिक साहब, आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था कि अल्टीमेटली तमाम लोगों को एक बड़े टेंट के नीचे आना है, और ये मुमकिन मुझे तो नज़र नहीं आता कि जब वो टेंट खड़ा होगा और उसमें नीचे लोग जो आएंगे तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं होगी। ये मुझे तो नज़र नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो कोalition गवर्नमेंट का में एक छोटा हिस्सा हो या सिंध में उसका एक रोल हो। बिल्कुल ये बात ठीक है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट से बाहर करना कोई आसान काम नहीं है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये भी अच्छी तरह जानती है कि वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है उस सेटअप में जो कि अब बनने जा रहा है, और जो सेटअप बनने जा रहा है वो इस वक्त की जो मौजूदा एक रियलिटी ऑन द ग्राउंड है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उसको मिरर करेगा। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद उसको ये एहसास हो रहा हो कि जो उसके ख्याल में जो उसका रोल था, अब जो रोल नज़र आ रहा है वो उससे कम है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि पीपल्स पार्टी कहे कि ठीक है जी, अगर मुझे छोटा रोल मिल रहा है तो मैं टेंट के नीचे नहीं आती, मैं बाहर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। ये मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। अब बड़ा सवाल वही है कि ये जो इस टेंट के नीचे जिन लोगों ने आना है वो किस कॉम्बिनेशन में आएंगे, और उससे भी बड़ा सवाल वो है जो अभी भट्टी साहब बात कर रहे थे कि वो जमात जिसने उस टेंट में नहीं आना, क्या वो टेंट के बाहर रहकर कोई रोल अदा कर सकती है, या उसको भी मजबूरन किसी ना किसी तरीके से टेंट के नीचे आना पड़ेगा अपनी पॉलिटिकल लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए? ये वो बड़े सवाल हैं जिनका आंसर हमें अगले 1-2 महीने में मिल जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बताएं, बहुत से पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। मसलन मेरी इत्तला ये है कि एक ताकतवर हल्के से ये प्रेफरेंस है कि जो अगला चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान हो वो बड़ा सख्त आदमी हो, बिकॉज सख्त फैसलों की ज़रूरत होगी, क्योंकि ग्वादर पोर्ट को और रेकोडेक को बड़ा इंटीग्रल पार्ट समझा जा रहा है इकनॉमिक पैकेज का, और बल्कि नाम भी आ रहा है कि जी सरफराज बुगटी माइट बी एक पॉइंट आउट हुए में एज वन ऑफ द पॉसिबल नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर्स। और बल्कि मैं सुन रहा था कि यहाँ पे बातचीत इस्लामाबाद में ये भी चल रही है, लीगल भी बहस हो रही है कि अगर 45 दिन पहले रिज़ाइन करें तो शायद वो डायरेक्ट इलेक्शन में भी हिस्सा लें। वो हर वक्त बताएगा होता है या नहीं होता है या बाद में होता है। मियाँ साहब के बारे में हम सुन रहे थे कि वो नेशनलिस्ट किसी को लाना चाहते हैं जैसे डॉक्टर मालिक को, और जबकि मुख्तदर हलकों का ख्याल है कि वहाँ पे हमें बड़ा फर्म चीज़ चाहिए। तो जब ये इक्वेशन चेंज हो रही है आज बलूचिस्तान में, तो उसके बाद ये बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है। क्या आपको नज़र आता है कि ये भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कल को बन सकता है मियाँ साहब का और पावर्स दैट बी का, कि बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? देखिए, अगर तो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं मालिक, तो मुझे नहीं लगता कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अभी होगा। अगर तो हमने बात करनी है कि क्या हमें अल्टीमेटली जी कि अगर तो हमने ये बात करनी है कि अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ साहब के दरमियान कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आना है, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान की बारी तो बाद में आती है, उससे पहले भी बहुत कुछ है जो वफाक में भी उभर कर सामने आ सकता है। लेकिन मेरी जो रीडिंग है इस वक्त सूरत हाल की और PMLN की, वो ये है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को सामने नहीं लाया जाएगा, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अल्टीमेटली जब तमाम मामला सेटल हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त PMLN को अच्छी तरह मालूम है
और मैं यहाँ पे अगेन आज मैं और आरिफ हमीद भट्टी साहब बहुत अग्री कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या हो रहा है, लेकिन मैं तीसरी बार फिर आरिफ हमीद भट्टी साहब से अग्री करूँगा कि इस वक्त जो है वो PMLN किसी भी तरीके से ड्राइविंग सीट पर नहीं है। अगर PMLN के कोई लोग ये समझते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन गए हैं तो ये उनकी भूल है। ऐसा नहीं है। रियलिटी ऑन द ग्राउंड, जो पावर रियलिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं, और PMLN में जो अच्छे मामलात को भांपने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर उन्होंने पावर में आना है और पावर में रहना है और एक नई किस्म की सेटअप के साथ मामलात को संभालना है तो उसमें उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है। क्योंकि इस वक्त जो गवर्नेंस का मॉडल हमारे सामने आ रहा है, जिसकी पिछली गवर्नमेंट के डिसॉल्व होने से पहले बात हो रही थी, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसका बहुत ज़्यादा करीब का रिश्ता है। और वो तभी हो सकता है जब तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट्स को एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म जो है वो अवॉइड किया जाए। तो मेरे ख्याल में PMLN एक रैशनल और प्रूडेंट एक्टर है, वो ये इंश्योर करेंगे कि ना हो। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब मामलात सेटल होते हैं तो मालिक साहब फिर पॉलिटिकल डायनामिक्स से अपना एक रिदम पकड़ती हैं और फिर तो जाहिर बात है कुछ भी हो सकता है। मज़र ये भी एक छोटी सी क़यामत की निशानी है। भट्टी साहब और फ़ाद एक बात से ज़्यादा, जैसे फ़ाद ने खुद का एग्री कर गए हैं, लेकिन दोनों एग्री कर रहे हैं कि एक ग्राउंड रियलिटीज़ डू नॉट नेसेसरीली मीन कि जो पावर की रियलिटीज़ हैं, पावर प्ले बुक, वो रियलिटीज़ वही हों। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, जिस तरह अब ये ब्लॉक बिल्डिंग हो रही है और ख़ास तौर पे यही लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, बाप और दूसरे उनके ख्यालात, ख़ुद पार्टीज़ के लीडरान की अब ख़ुद बातें सुन चुके हैं, तो इसके बाद क्या जिस स्पीड से चीज़ें हो रही हैं, क्या ये इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठा देंगे कि उनकी डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी पे, इंटरनेशनल को छोड़ें, मैं डोमेस्टिक क्रेडिबिलिटी पे बात कर रहा हूँ, जिस स्पीड से चीज़ें हो रही हैं, क्या ये क्या कहते हैं, इनडिसेंट हेस्ट में सब कुछ हो रहा है, या कोई हाइटेंड सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से चीज़ें लिपटाई जा रही हैं? देखिए मालिक, कहीं ना कहीं जो एस्टैब्लिशमेंट है उसे फैसला करना पड़ेगा कि PTI को वो कितना स्पेस दे सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि PTI को आप इस तरह वाइप आउट कर दें। इस तरह वाइप आउट करना बनता नहीं है और एक्सेप्ट नहीं होगा। आप कंप्लीटली वाइप आउट एक ऐसी जमात को कर दें जो तमाम सर्वे में सबसे आगे नज़र आती हो। एक ऐसे लीडर को आप बिल्कुल आउट कर दें जो तमाम सर्वे में सबसे आगे नज़र आता हो। वो इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मेरे नुक्ता नज़र से मुस्लिम लीग नून उनकी मजबूरी है। इसलिए मजबूरी है कि उनका मसला PTI है। उनका इस वक्त तो वो PTI को काबिल कबूल, PTI उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त वो हर सूरत में इमरान खान को इस पूरे सिस्टम से आउट रखना चाहते हैं। PTI की कोई भी शक्ल हो, अगर बल्ले को 40-50 सीटें भी मिल जाती हैं, दे दी जाती हैं, तो ये इमरान खान की बड़ी कामयाबी होगी। नहीं तो मजा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इज इट अ केस ऑफ टेल वैगिंग द डॉग? मैं आपसे एग्री करता हूं, मेरे ख्याल में वो मजबूरी बन गए हैं। वो बिल्कुल मजबूरी बन गए, इसलिए कि उनके पास उसके सामने क्या है? उसके सामने उनके पास पीपल्स पार्टी, अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट मरकज में हुकूमत बनाएगी, उसके लिए कम से कम उस जमात के लिए इतना तो है ना कि वो पंजाब में कुछ सीटें हासिल करे। तो मुस्लिम लीग नून कम ही सही लेकिन पंजाब में सीटें तो हासिल कर सकती है, यानी तमाम तर उसके बावजूद भी सीटें हासिल कर सकती है सिचुएशन के। तो मजबूरी तो मुस्लिम लीग नून है, लेकिन उस मजबूरी की वजह PTI है। और चूंकि PTI जो है वो किसी भी तरीके से, आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि बल्ले का निशान इलेक्शन उससे हटा दें। आप यही कर सकते हैं कि कैंडिडेट्स के लिए मुश्किल हो जाए, मुश्किल कर दें उसकी कैंपेनिंग, वो मुश्किल हो जाए। फाद, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। पहले हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शोधा के वारसान की, और उन्होंने कहा कि मिलिट्री ट्रायल्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, एक बिल्डअप हुआ मोमेंटम। फिर सेनेट में हमने देखा कि रेजोल्यूशन बड़ा स्ट्रांगली वर्डेड पास हुआ, और लग ये रहा है कि ऑब्वियसली ये दोबारा रिवाइव हो रहा है और कोर्ट के ऊपर प्रेशर है।
ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं ये मिलिट्री ट्रायल सब कुछ, बोथ नेचर ऑफ क्राइम जो 9th में और इनका जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। क्या आपको नज़र आता है कि ये जिस तरह चीज़ डेवलप हो रही है कि ये कल को जाके इस्टेब्लिशमेंट और आला अदलिया ये आमने सामने आ सकते हैं कि ये एक स्टॉर्म इन द टी कप है जो भी ब्रू हो रहा है? देखिए मालिक, अगेन कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की आप बात कर रहे हैं और उसमें अगर आप एक ट्रायंगल के 3 कोने लें, एक इस्टेब्लिशमेंट है, एक अदलिया है और एक PMLN है जो इस वक्त एक बड़ी प्लेयर बनी हुई है, तो उसमें मेरे ख्याल में PMLN और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का मुझे इम्कानात शॉर्ट टर्म में बहुत कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बाकी 2 साइड्स हैं तिकोन की, इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी, उसमें इस तरह के जो इश्यूज़ हैं जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स आजकल सर फहरिस्त हैं, यहाँ पे एक फ्रिक्शन आ सकती है। और ये जो सेनेट में हुआ है ये उसकी एक हल्की सी झलक है, ये एक तरह का पुश बैक है उन मामलात का जो जिस तरीके से कोर्ट ने इन मामलात को एड्रेस किया है। तो ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि इस वक्त मामलात जो एक इंटर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है मालिक, हमने पिछले चंद सालों में या इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों का जो कॉन्फ्लिक्ट है या सियासी जमातों का और अदलिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो 2-3 साल 4 साल इतना ज़्यादा शिद्दत से वो हमारे सामने आया है कि मेरे ख्याल में इदारे भी इस वक्त थक गए हैं और वो सब जानते हैं कि ना उनमें एपेटाइट है उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की जो सारे सूरत हाल को जो है वो बिगाड़ पैदा कर दे, और ना ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम में अब वो स्टैमिना रह गया। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन तक कोई बहुत बड़ा धचका मुझे नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शंस हो जाएंगे, एक नई रियलिटी हमारे सामने आ जाएगी, वो कितनी फेयर है वो कितनी अनफेयर नहीं है वो बाद में हम क्या नई रियलिटी ये भी तो हो सकती है। नई गवर्नमेंट, अगर नई गवर्नमेंट लेड बाय PMLN हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल चीज़ें। मज़र, आपको भी सेम क्वेश्चन, क्या आपके नॉन इवेंट लगता है कि आपको लगता है कि जब नई गवर्नमेंट अगर जो आती है फरवरी में रादर, वो फिर ऐसी कोई लेजिस्लेशन लाए कि ओवरटर्न हो दोबारा कोर्ट का वर्डिक्ट और ये चीज़ एस्केलेट होती नज़र आती है कि हम ओवरथिंक कर रहे हैं इसको? देखिए, पीटीआई जब तक को इलेक्शन लड़ने दिया जाए या नहीं लड़ने दिया जाए, ये अब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, बड़ी सियासी जमातों को ये इस हकीकत से जो है वो चश्मपोशी नहीं कर सकती कि पीटीआई एक हार्ड रियलिटी है, पीटीआई एक सियासी हकीकत है। पीटीआई से गलतियां भी हुई हैं, दीगर सियासी जमातों से भी गलतियां हुई हैं, और जो पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मौक़िफ़ रहा है, ऐसा ही कमोबेश मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का भी रहा है, ऐसा ही कमोबेश मौक़िफ़ PMLN का भी रहा है। तो आप पीटीआई से कितना झगड़ा बढ़ाएंगे? और कल अगर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो पीटीआई के साथ क्या ट्रीटमेंट? नहीं, मैं इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट देख रहा हूँ, रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ बिटवीन अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट। डू यू सी अ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग? मुझे नहीं लगता कोई कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। उसकी बहुत सीधी सी मसला ये है कि कादी फायद ईसा साहब के पास जो है वो साल भर है, चंद महीने हैं। वो कितना आप देखें ना कि आपकी पॉलिटिकल बैंकरप्सी का आलम देखें ना, सेनेट की जो करारदाद है वो बजाते खुद इसको रिफ्लेक्ट कर रही है इन चीज़ों को कि पॉलिटिकल बैंकरप्सी कहाँ पहुँच गई है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का कोई कॉन्फ्लिक्ट वो भूले ना वो 4 इंडिपेंडेंट्स और 2 बाप के सेनेटर्स थे, तो बाप को आप हल्का ना लें। भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है? 100% मदर साहब ठीक कहते हैं, ट्रैका बन चुकी है। नवाज शरीफ अपने सगे भाई की हुकूमत में नहीं आए 16 माह, जब उमर अता बंदयाल साहब गए तो वो आए। इस वक्त जिनके बारे में आप कह रहे हैं, आप सोच नहीं सकते वहां से और पीटीआई और सहाफत के लिए कितने खौफनाक फैसले आएंगे, ये हिस्ट्री बता देगी। मैं प्रेडिक्शन नहीं करता। नवाज शरीफ साहब ने, इत्तेजाद अहसन साहब कहते हैं एक दरख्त नहीं पूरे जंगल की आबकारी करते हैं। तो मेरी इतला है कि इन्हें अदलिया की तरफ से कोई दूर तक भी मुश्किल नहीं आएगी और फाहा साहब से मजबूरन आज फिर
एक ही अगर नुक्ता ना भी होता तो काबिल एहतराम थे, इशू ही कोई नहीं है। हाँ, साल बाद मियाँ साहब अपनी हस्बे आदत बम को टांग मारेंगे, साल तक वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी उन्हें समझाया गया है। आपके दोस्त गालबन एक थे पिछली हुकूमत में, इस्टेब्लिशमेंट तो उन्हें लाना चाह रही थी। वो तो मुझे फाद एक बात बताएं, और ये मेरा सवाल आप तीनों से है। इमरान भी आए, बड़ी मोहब्बत से आए, मियाँ साहब भी बड़ी मोहब्बत से आए हैं। आपको मियाँ साहब कितनी देर चलते नज़र आते हैं विदाउट एनी हिस्टोरिकल, जो उनका एक टाइम फ्रेम होता है, एक टफ स्पॉट में जाने का? फाद कितने महीने देते हैं? या मालिक साहब, आप क्यों जान कर ये चीज़ बार बार हमसे कहलवाना चाह रहे हैं कि झगड़ा होना ही होना है? ये आपकी शरारत अंदाजा ले रहा हूं भाई, मैं कोई जान के नहीं कहलवाना चाहता, मैं तो हमने बड़ा सादा सा सवाल है। तीनों ने भांप ली है। नहीं देखिए, हम तो यही चाहेंगे जवाब तो देना हो, क्योंकि 2 बार 3 बार 4 बार अब देख चुके हैं। हम तो चाहेंगे कि आराम से कि ये के मामला जो है वो ना हो, और हम कम से कम एक पूरा टर्म 5 साल एक गवर्नमेंट ऐसी गुजरे जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो हमारी तो सबकी यही ख्वाहिश होगी, आपकी भी शायद यही होगी। हालांकि नहीं, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। मैं आपकी असेसमेंट पूछ रहा हूँ, ख्वाहिश नहीं पूछ रहा, मैं असेसमेंट पूछ रहा हूँ, मैं असेसमेंट पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, चौथी बार अगर मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो कि अभी लग रहा है कि बनने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनका जो रवैया और उनका जो अप्रोच टवर्ड्स गवर्नेंस और इस्टेब्लिशमेंट होगी मुख्तलिफ होगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि झगड़ा जो है वो फौरी तौर पर होगा, मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मजा साहब, आपके ख्याल में स्मूथ सेलिंग होगी फॉर अ होल टर्म? देखिए मालिक, मैं तो समझता हूं कि इस उम्र में आदमी अपनी आदतें नहीं बदल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब की आदत बदलेगी। मियाँ साहब का कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दोबारा बनेगा, और मेरी भी ख्वाहिश है कि वो कोई अगर वो आए तो 5 साल पूरे, मुझे लगता नहीं है कि 5 साल पूरे कर पाएंगे अगर वो आते हैं। भट्टी साहब? मियाँ साहब 10 दफा अदारों से टकराए हैं, और मैं एक एक गिनती गिर सकता हूं किस किस के साथ। 25 जून के बाद मेरा ख्याल है मैक्सिमम मियाँ साहब बहुत भी अपने आप को जब्त करेंगे तो 1.5 साल, क्योंकि एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ चेयर करते हैं। ऐसे में मामलत कितने चलेंगे? ये लबे लहजा फहद सब मुस्कुरा रहे हैं, खंडरात बता रहे हैं हमारा तालीशान थी। फिलहाल दोनों मजबूरी की वजह से एक है, लेकिन मियाँ साहब चेंज नहीं होंगे, लेकिन साल तो निकालेंगे। देखें, आपने पीडीएम बना के सारी पीडीएम को ड्राई क्लीन कराया, सारे अरबों खरबों के केस खत्म कराए, ऐसी सूरत में नवाज शरीफ को 4 साल बाद वापस लाए, तो 1 साल वो कड़वी गोली खा लेंगे। बाकी 1.5 साल बाद, क्योंकि सुना है कि पंजाब की एक अहम शख्सियत किसी ने कहा इसको आगे भी अकोमोडेट करो, तो मियाँ साहब ने आपके दोस्त जो पुराने दोस्त हैं उनसे मशवरा किया, मैं इसको नेक्स्ट टाइम तो नहीं अकोमोडेट करूंगा। अब क्या होता है कल, सियासत में अल्लाह बेहतर जानता है, मैं तो असेसमेंट दे सकता हूँ, हमें गैब का इलम तो नहीं है। मजहर अब्बास साहब, क्योंकि शेरी रहमान के साथ एक दफ़ा मैंने प्रोग्राम में उन्होंने लाजवाब कर दिया था, फाइनल फाइंडिंग मजहर अब्बास से ले। नहीं, मजहर ने तो बड़ा क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कि इस पे हम नहीं कर सकते। लेकिन फहद, वेरी क्विकली, मजहर कहते हैं कि इस एज में आके आप नहीं बदल सकते और सर्टेन व्यूज नहीं, चले मैं आपसे सवाल करता हूं मालिक, आप अपनी भी असेसमेंट देना। थी वो काफी सख्त स्पीच थी। मेरी असेसमेंट तो ये है कि जो 21 तारीख की स्पीच थी वो बड़ी हार्ड हिटिंग स्पीच थी। ये इसी सवाल का जवाब आप अल्फाज का चुनाव बड़ा खूबसूरत था, सॉफ्ट था। मुझे तो कहीं ना कहीं रगड़ होती, फ्रिक्शन होती नजर आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई टेंड टू एग्री विद मजहर, और मैं खासतौर पर स्पीच का हवाला देता हूँ कि उस स्पीच में जितने पॉइंट्स हैं जो माजी में कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बने हैं, उन तमाम चीज़ों को टच किया था मियाँ साहब ने। लैंग्वेज वर्ड्स वो वेरी पोलाइट, बड़े खूबसूरत धीमे अंदाज में, लेकिन मैसेज बड़ा हार्ड था। मुझे तो वो 21 वाली स्पीच से मुझे लगता है कि ये आगे नथिंग हैज़ चेंज्ड। आपको स्पीच से लगता है कि एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड?
मुझे लगता है कि स्पीच में उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है और जिस तरीके से वो उस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं करूँगा। तो वो ये नए वाले मियां नवाज शरीफ हैं जो इन तमाम चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हैं लेकिन उस पर एक्ट करने के लिए अपने आप को रोक रहे हैं। एक मालिक मदर वेरी क्विकली, आई रन आउट ऑफ टाइम, वेरी क्विकली। देखिए एक मालिक, एक बहुत सीधी सी बात है, माजी में बेनजीर भुट्टो के साथ मियां साहब के कॉन्फ्लिक्ट रहा, आज जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इमरान खान की तलवार जो है वो मियां साहब को कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है ना में जाने से रोक सकती है, क्योंकि वो जो तलवार है तो आप ये, हम इस पे बात खत्म कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्तकबिल के मियां साहब का रवैया होगा वो इमरान खान के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। चले इसी पे ख़त्म करते हैं, इसी पे हम ख़त्म करते हैं और इस ख्वाहिश के साथ ख़त्म करते हैं कि भैया जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, जो भी गवर्नमेंट आए, पूरी टर्म निकाले, इदारों में टकराव ना हो, बिकॉज ये जो इदारों में टकराव है और जो पिक एंड चूज़ है, इससे आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कौन वज़ीर आज़म है कौन नहीं है, एज लॉन्ग वो शख्स वो पार्टी पाकिस्तान का भला कर रहा है। सब स्टेक होल्डर्स हैं। वी होप हर कोई रियलाइज़ करे कोई अपने दफ्तर या ओहदे से बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा पाकिस्तान है। अनफॉर्चुनेटली ये कहने में बड़ी आसान सी बात है, लेकिन जब अपने दाएं बाएं देखते हैं तो पता लगता है हर कोई अपने दफ्तर और ओहदे से बड़ा है, और यही पाकिस्तान की ट्रेजिडी है। वी होप इट कम्स टू एन एंड। और हम शुक्र गुजार हों अल्लाह के, गाज़ा का हाल देखें, इन तमाम जगहों का हाल देखें। अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है, हम है कि ना शुक्र हैं, इसकी कदर ही नहीं कर रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।